तो बच्चों एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओयरस्टेड, OERESTED। ओयरस्टेड एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन निकाले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या था, उसका सेटअप समझते हैं। तो एक बहुत ही बेसिक सा सेटअप था। उस सेटअप में एक कंडक्टिंग वायर था और कंडक्टिंग वायर के साथ एक स्विच और एक बैटरी कनेक्ट कर दी। जैसे ही स्विच को और साथ में रख दिया एक कंपास। क्या रख दिया? साथ में एक कंपास रख दिया। ठीक। अब जैसे ही स्विच को ऑन किया गया, ऑन करते ही देखा कि जो कंपास है वो डिफ्लेक्ट हुआ। ये अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखा था। जैसे ही करंट को ऑन किया, कंपास डिफ्लेक्ट हुआ और वापस विद इन अ सेकेंड अपनी पोजीशन पर आ गया, शांति सुकून से रहने लग गया। ठीक है साहब, अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आके फिर उन्होंने क्या किया? पहले करंट ऐसे जा रहा था क्लॉकवाइज, उन्होंने इसकी करंट की डायरेक्शन को बदला। उन्होंने बैटरी का पोलैरिटी बदली और कंपास रखा। जैसे ही स्विच को ऑन किया तो जो डिफ्लेक्शन आया था, मान लो पहले डिफ्लेक्शन आया था ऊपर की तरफ, तो अभी डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ आ गया। ये चौंकाने वाली बात थी क्योंकि इसका रीजन नहीं पता था। भाई करंट जा रहा है तो करंट का कंपास से क्या लेना देना? कुछ भी नहीं। तो उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया और एक्सपेरिमेंटल अपने जो उनका एक्सपेरिमेंट था उसके रिजल्ट्स के बेसिस पे बताया कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो वो एक अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। दोबारा सुनिए कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो कंपास है, कंपास ये अपनी डायरेक्शन को बदलता है, इसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है। सिंपल सी बात थी, बात यहां पे खत्म हो गई कि भाई कंडक्टर है, कंडक्टर में जैसे ही करंट फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड आएगा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंपास डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चले गए और इनके बाद आए बायोट सैवर्ट। दो लोगों के नाम है ये, बायोट एंड सैवर्ट। बायोट सैवर्ट ने लॉ दिया। उन्होंने लॉ क्या दिया? उन्होंने बोला कि अगर मान लो किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है I, किसी कंडक्टर में अगर I करंट फ्लो कर रहा है तो उसके एक छोटे से सेगमेंट की वजह से किसी पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस छोटे से सेगमेंट की वजह से, सेगमेंट की लेंथ है dl और इस dl की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेट्स से dB, मैग्नेटिक फील्ड dB होगा, वो कितना होगा वो उन्होंने कैलकुलेट करके बताया। मान लेते हैं ये r है डिस्टेंस और ये एंगल है यहां से थीटा। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो dB है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल सेगमेंट, इट इज प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट के प्रोपोर्शनल मतलब जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओयरस्टेड ने ये तो बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन कितना है वो कैलकुलेट नहीं करके गए थे, उसको कैलकुलेट किया इन लोगों ने। ये बात हो गई। फिर उन्होंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल है सेगमेंट की लेंथ के, सेगमेंट की लेंथ के। तीसरी बात बोली कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनल है किसके? साइन ऑफ एंगल थीटा।
ये एंगल थीटा के साइन के प्रोपोर्शनल है। और एक और बात बोली चौथी, वो क्या थी कि जो dB है वो प्रोपोर्शनल है इनवर्सली आर स्क्वायर के। आर स्क्वायर क्या है? ये डिस्टेंस। फिर इन सबको मिला देंगे तो हमें परफेक्ट जो लो है वो मिल जाएगा। dB इज इक्वल्स टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आई डी एल साइन थीटा के तो प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? आर स्क्वायर के। तो आई डी एल साइन थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और यहां पर एक कांस्टेंट लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मैंने क्या माना है? मैंने ये माना है कि इस सेगमेंट से लगाकर और इस पॉइंट P तक बीच में वैक्यूम है। क्या है? वैक्यूम। तो यहां पर लॉ क्या बन के आया? रूल, एक फॉर्मूला बन के आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। बेसिकली एक तरह से ऐसे मान लो कि कोई भी मीडियम जो है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करता है, बियर करता है, अपने अंदर से पास होने देता है, दैट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, जब हम मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ेंगे तब मैं आपको परमिएबिलिटी का एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, लगभग 15 से 20 मिनट तक इसी पर ही हम चर्चा करेंगे। और इसके बहुत सारे वो देखेंगे कि भाई कैसे कैसे ये चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता। फिलहाल ज्यादा चर्चा इसमें नहीं होगी। तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ये म्यू नोट। अब म्यू नोट की वैल्यू कितनी होती है? तो म्यू नोट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक। अब बात आती है इसकी यूनिट, बताइए। यूनिट यहां से ही निकलेगी, यूनिट यहां से ही निकलेगी। देखिए dB, हम म्यू नोट को लिखेंगे म्यू नोट इज इक्वल्स टू dB इंटू आर स्क्वायर अपॉन आई डी एल साइन थीटा। ठीक है ना। 4 पाई का कोई यूनिट होता नहीं है तो 4 पाई को मैं इंक्लूड भी नहीं कर रहा। dB क्या होता है? dB होता है टेस्ला, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर भी क्या होता है? टेस्ला इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम्पियर इंटू आर, आर की जगह मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू डीएल की जगह मीटर, और साइन थीटा इज ऑल्सो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस थिंग। तो फिर हम क्या कहेंगे यहाँ पे? यहां आ जाएगा मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर, टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। या हम और क्या बोल सकते हैं इसको? एक तो ये हो गया, कोई भी म्यू हो, परमिएबिलिटी फ्री स्पेस का हो, मीडियम का हो, सबका यूनिट यही होगा। अगर मैं टेस्ला को वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख दूं, टेस्ला को क्या लिख दूं? वेबर पर मीटर स्क्वायर, फ्लक्स पर मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? म्यू का यूनिट हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर अपॉन एम्पियर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, वेबर अपॉन मीटर इंटू एम्पियर। तो एक यूनिट ये भी आ गया, दोनों यूनिट हमें याद होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम बात करेंगे डायमेंशन की, तो इसका डायमेंशन होता है m1 l1 t-2 a-2, ये इसका डायमेंशन होता है। तो इट इज अ कांस्टेंट बेसिकली। तो ये चर्चा फिलहाल जितनी जरूरत थी म्यू नॉट के बारे में हमने कर ली है। बाकी चर्चा हम करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल जब हम पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। वापस आ जाते हैं इस फॉर्मूला में। तो अगर इस फॉर्मूले को, अगर हम लोग ये जो फॉर्मूला है इसको हम अगर लिखना चाहें dB, ठीक है ना, सॉरी इसका इंटीग्रेशन भी लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन, तो b आ जाएगा। फिलहाल तो समझे छोटे से सेगमेंट की वजह से dB है, तो dB को मैं वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r
अपॉन आर क्यूब, ये वेक्टर हो गया। डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म में लिखने से फायदा क्या है? वेक्टर फॉर्म में लिखने से फायदा ये है कि हम इजीली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है वो भी निकाल सकते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी यहाँ पे अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। अच्छा, करंट की जगह हम लोग करंट डेंसिटी भी ले सकते हैं। अभी फिलहाल हम इसमें यहाँ पे ज्यादा उसके अंदर नहीं जाएंगे, आगे समझते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया बायो सावर्ट लॉ। तो ये वैक्यूम के लिए फॉर्मूला है। अगर मान लो मीडियम के लिए लिखना होगा तो किसी मीडियम के लिए हम क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं? मीडियम के लिए हम लिख सकते हैं dB इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब म्यू क्या है? म्यू है यहां पे देखिए परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। म्यू इज परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। तो मैं म्यू को ऐसे लिख सकता हूं, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू आर होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे समझते हैं कुछ और कंडीशंस। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो फिलहाल समझ लो, मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब पढ़ाऊंगा तो ये फॉर्मूला भी डिराइव करवा दूंगा, ठीक है। तो ये होता है c का स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहां से हम म्यू नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। म्यू नॉट आ जाएगा 1 अपॉन सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और इस म्यू नॉट को हम इस फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में लिखूंगा, है ना, सॉरी कहाँ पे, इसमें नहीं, इसमें, ये जो है वेक्टर फॉर्म में या स्केलर फॉर्म में भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, मतलब, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे dB इज इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे 1 अपॉन सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन म्यू की जगह लिखा 1 अपॉन सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर। तो ये एक हमारा फॉर्मूला हो सकता है। तो हमने बायो सावर्ट लॉ देख लिया है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। एक वायर है मेरे पास जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। तो हमारे पास एक वायर है, मान लेते हैं कि बहुत बड़ा वायर है, मतलब बड़ा है या छोटा है देखते हैं। अब इस वायर की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, और ये पॉइंट नीचे से ऐसे है, उधर से ये है, और सेंटर पे इसके ये एंगल है, मान लेते हैं अल्फा, और ये एंगल है बीटा, ठीक, अल्फा और बीटा। और ये डिस्टेंस कुछ ले लेते हैं, लेट्स से डी, ठीक है। और इसमें करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड्स, आई करंट फ्लो हो रहा है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट बी ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर एट पॉइंट से पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले इसमें एक छोटा सा सेगमेंट कंसीडर कर लेंगे। सेगमेंट कंसीडर कर लेते हैं, ले लेते हैं, मान लीजिए ये dy लेंथ का एक छोटा सा सेगमेंट है जो कि नीचे से सेंटर से y डिस्टेंस ऊपर है। सेंटर नहीं है बेसिकली, ये कोई भी एक पॉइंट है जहां से y ऊपर है, ठीक है ना। तो यहां से y है, ये d है, और ये जो अगर मैं डिस्टेंस मिलाऊं यहां से, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, मान लेते हैं r, कितना है r। तो अगर हम लोग यहां पर बायोट सावर्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो बायोट सावर्ट लॉ क्या कहता है? इंटीग्रेशन, सॉरी, ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल सेगमेंट, छोटे सेगमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन
साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। नाउ इट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल सेगमेंट, बट हमें स्मॉल सेगमेंट नहीं, हमें पूरी वायर की वजह से चाहिए। तो पूरी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने से पहले हमें इसको थोड़ा सा कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एल की लिमिट्स नहीं है यहाँ पे। वी हैव लिमिट इन द फॉर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा। मतलब यहां से बीटा एंगल से लेकर के अल्फा एंगल तक हमारे पास वायर है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा हो जाएगा y अपॉन डी, तो y इज इक्वल्स टू डी टेन थीटा, y इज इक्वल्स टू डी टेन थीटा। ओके, तो dy कितना हो जाएगा, dy हो जाएगा डी टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, टेन थीटा का। नाउ अब क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले ये r की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। देखिए हमने dl तो निकाल दिया, dl मतलब ये l की जगह y लिख दो, dy है बेसिकली, लेंथ ऑफ द सेगमेंट इज नॉट dl, इट इज dy इंस्टेड ऑफ dl, इट इज dy। तो हमने ये निकाल लिया है, dy हमारे पास आ गया है, तो हम r भी निकाल लेते हैं। r हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, क्या लिखूं, cos थीटा लिख देता हूं, cos थीटा इज d अपॉन r, तो r इज d अपॉन cos थीटा, यानी कि r इज इक्वल्स टू d sec थीटा। सही आ गया। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास। नाउ अगर हमने ये एंगल थीटा लिया है, थीटा, तो ये एंगल, क्योंकि हमने इसको थीटा लिया ना, तो दोनों थीटा तो नहीं हो सकते, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा, ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे 90 प्लस थीटा, ऐसे लिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये थीटा है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा सकते हैं इस ट्राइंगल में, तो ये 90 है, ये थीटा है, तो 90 प्लस थीटा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लग जाएगा। ठीक, नाउ अब क्या करेंगे, अब r का वैल्यू और dy का वैल्यू रख देते हैं। तो db में जब मैं r उसका वैल्यू रखूंगा तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा, i भी इधर आ जाएगा, dy की वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले dy की वैल्यू रखेंगे, d sec स्क्वायर थीटा, d sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन d थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये cos थीटा है, cos थीटा अपॉन r स्क्वायर की जगह लिखूंगा d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो भाई सेक स्क्वायर थीटा तो कैंसिल हो गया ऊपर नीचे से, है ना, सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, db इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i, अच्छा d का एक बार कैंसिल हो जाएगा, i बाय d, ये सब तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कर देंगे ना इसका भी, तो आ जाएगा cos थीटा d थीटा, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में सिर्फ cos थीटा ही चेंज हो सकता है, बाकी सब तो चेंज होगा नहीं। और ये आ जाएगा फ्रॉम माइनस बीटा टू अल्फा, क्योंकि इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया है, इसको क्लॉकवाइज लिया है, तो एक को प्लस एक को माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अल्फा से लेके माइनस बीटा तक, तो b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई d, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, है ना, तो यहां लिख देंगे साइन थीटा, थीटा की जगह पहले अल्फा लिखेंगे, अल्फा फिर प्लस साइन बीटा, क्योंकि माइनस लिखेंगे माइनस साइन, और फिर ये माइनस है, तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो ये हमारे पास आ गया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। अब यहाँ पे हम थीटा की अलग अलग, अल्फा बीटा की अलग अलग वैल्यूज रख करके अलग अलग रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। चलिए निकाल के देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये समझना होगा कि इसकी वजह से करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड आ गया है तो डायरेक्शन
इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं हमारा राइट हैंड रूल। हाँ, राइट हैंड क्या कहता है कि आपके थंब को, हाथ को ऐसे एक्सपेंड करो, ठीक है ना। एक्सपेंड करने के बाद थंब को करंट के डायरेक्शन में ले जाओ और फिंगर्स को कर्ल करो, मतलब मोड़ो इसको। तो जैसे मान लो ये मार्कर जो है, मार्कर करंट के डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो उसको डायरेक्शन में क्या रखा मैंने, थंब को रखा, और जो फिंगर्स को मैं कर्व करूंगा ना, ऐसे कर्ल करूंगा, तो ये जो फिंगर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो इस पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो आएगी अंदर की तरफ, इनसाइड, है ना। इनवर्ट्स कहना ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, इनवर्ट्स। तो किसी भी वायर, कोई भी अगर करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है ना, स्ट्रेट वायर की बात करो, तो इसमें देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेसिकली वो एक सर्कल जैसा कुछ बनाएगा। क्या बनाएगा? एक सर्कल जैसा बनाएगा ऐसा। इधर से अंदर जाता हुआ दिखेगा, इधर से बाहर आता हुआ दिखेगा। समझो कि ये करंट है, ये करंट के डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो यहां से करंट अंदर बाहर आ रहा है और इधर करंट अंदर जा रहा है, ऐसे। इधर से इधर लेफ्ट जाएगा, इधर से राइट जाएगा, तो पूरा एक सर्कल बनेगा किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, सर्कुलर लूप, है ना। तो यहां से अंदर जाते हुए, यहां से बाहर आते हुए, तो यहां से अंदर जाएगा। अगर यही डी डिस्टेंस में इधर लेता तो करंट मुझे आउटवर्ड्स दिखता, आउटवर्ड्स, है ना, आउटवर्ड्स दिखेगा। तो वो हमें ध्यान रखना है, करंट के डायरेक्शन अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगी, ठीक है ना। इस साइड होगी राइट साइड में, अगर मैं अपने राइट की बात करूं तो करंट अंदर जा रहा है, और लेफ्ट की बात करूं तो करंट बाहर की तरफ, सॉरी करंट क्या, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आएगी। तो इसकी डायरेक्शन भी आ गई हमें समझ में। कहां से निकालेंगे? राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ जनरल केसेस की, ठीक है ना। केसेस में जैसे कि मान लेते हैं अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू है मान लो 90 डिग्री, और बीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, दोनों 90-90 हो गए। तो बी कितना आएगा? पहले हम समझते हैं बी कितना आएगा। बी आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 प्लस साइन 90, ठीक। साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 होता है 1, 1 और 1 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, बी आ जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। अगर वैसे अगर हम थोड़ा सा अपने कैलकुलेशन को आसान करना चाहते हैं तो हम फॉर्मूला क्या याद रखें? फॉर्मूला ऐसे याद रखो, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी, ऐसे याद रखो, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। तो ऐसे कैलकुलेशन थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये फॉर्मूला याद रखो, बात तो एक ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसका मतलब क्या आता है उसको समझते हैं, है ना। 90 डिग्री का मतलब क्या है? 90 डिग्री का मतलब होता है कि समझो ये मेरे पास क्या था? ये डी था, डी, है ना। यहां से ये एंगल अल्फा था। सोचो अगर इस अल्फा एंगल को, ये डी यहां पर है ना, और ये पॉइंट पी से मैंने अल्फा एंगल उठा लिया, अल्फा एंगल है। सोचो अगर मैं एंगल को 90 डिग्री कर रहा हूं, मतलब ये ऐसा है, ऐसा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये मेरा करंट कैरिंग वायर था, ये सोचो ये एंगल मान लो 30 था, 45, 60, 75, 90, इस तरह से ये 90 हो गया। 90 होने का मतलब क्या हुआ कि जो वायर है और ये जो लाइन है जो P पॉइंट को वायर से मिला रही है, दोनों लाइन क्या हो गई? पैरेलल। अगर दो लाइन पैरेलल है मतलब वो इनफाइनाइट पे कट करेगी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां करेगी? इनफाइनाइट पे जाके इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये जो वायर है, इसकी लेंथ कितनी हो गई? इनफाइनाइट हो गई। तो मैं कह सकता हूं ऐसे सिमिलरली बीटा भी इनफाइनाइट होगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो आया, ये आया 4 इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, एक ऐसा वायर जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, बहुत लंबा वायर है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये। अब समझो इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि वायर का लेंथ सच में अनंत तक होता है, ऐसा नहीं होता।
अगर आप किसी वायर के बहुत पास चले गए, इतना पास कि आपको एकदम उसको वो, जैसे अब ये है, ये मार्कर है, अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे इसका बॉटम भी दिख रहा है, टॉप भी दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको एकदम आंखों के पास ले आऊं, एक आंख बंद करके आंख के पास, तो ना मुझे इसका टॉप दिख रहा, ना मुझे इसका बॉटम दिख रहा, क्योंकि मेरी आंख इसके बहुत पास है। तो इस कंडीशन में ये मेरे लिए इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि ना मुझे इसका टॉप पता है ना बॉटम। यूनिवर्स कितना है? यूनिवर्स इनफाइनाइट है, क्योंकि ना उसका टॉप पता है ना बॉटम, ना शुरू पता है ना अंत, इसलिए वो इनफाइनाइट है ना। तो अगर किसी चीज का टॉप बॉटम आपको नहीं दिख रहा है, मतलब वो इनफाइनाइट हो गया आपके लिए। इसी तरह से एक वायर है, ये बहुत लंबा है ना, और ये बहुत दूर है, ऊपर भी नीचे भी। ये पॉइंट अगर इसके पास आ गया तो कोई भी वायर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूँ, मान लो एक वायर ये था, अगर मैं यहां से बनाऊंगा तो ये लाइन कुछ ऐसी बनेगी, है ना। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को उठा करके इस जगह से इस जगह पे ले आऊं, तो ये जो इसको मिलाने वाली लाइन है ना, ये अप्रोक्सीमेट 90 बन रही है, बन रही नहीं बन रही। इस पॉइंट को मैं और आगे ले आऊंगा तो ये वायर जो था, ये वायर मेरे लिए इनफाइनाइट वायर हो जाएगा, ऑल्दो मुझे इसकी लेंथ पता है, लेकिन इस पॉइंट के रेफरेंस में ये वायर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो इस चीज को हमें समझना होगा कि अगर d बहुत छोटा हो जाएगा, d बहुत छोटा हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू l लेंथ, यानी कि y के रेस्पेक्ट में ये बहुत छोटा हो जाएगा, तो वायर को हम इनफाइनाइट कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर बात करें सेमी इनफाइनाइट वायर, ये तो इनफाइनाइट वायर हो गया, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट वायर, अभी सेमी इनफाइनाइट वायर क्या बीमारी है समझो। ऐसे कि मान लो आपको किसी वायर का स्टार्टिंग तो पता है, लेकिन उसकी एंडिंग नहीं पता, है ना। मतलब जो एंगल बीटा है, बीटा तो हो गया 0 डिग्री, भाई ये बीटा तो कहां हो गया? सिमट के आ गया ऊपर, बीटा तो हो गया 0 डिग्री। बट अल्फा 90, या इसका उल्टा कर दो, अल्फा को 0 कर दो और बीटा को क्या कर दो? 90। तो इस तरह के वायर को सेमी इनफाइनाइट वायर बोलते हैं। इसका एक एंड हमें पता है और दूसरा एंड हमें नहीं पता है। तो इस केस में चाहे ये वाला केस हो चाहे ये केस हो, एक एंगल 0 हो गया तो एक साइन जो हो गया, यहाँ पे 2 साइन है तो एक साइन तो हो जाएगा 0 और दूसरे का बचेगा 1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और साथ में साइन 90 साइन 0, साइन 90 होता है 1 और साइन 0 होता है 0, तो आंसर आ जाएगा ये हो गया सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक। ऐसे ही अगर हम बात करें एक फाइनाइट वायर की, तो भी हम अलग अलग डिग्री एंगल ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई वायर है, चलिए तो मान लो एक वायर है इस तरह से, और ये वायर है, इसकी जो एंगल बन रहा है, करंट हम आई ही समझते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं। अब ये एंगल है मान लो 60 डिग्री और ये एंगल है 30 डिग्री, तो B कितना आएगा? B आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 60 प्लस साइन 30। तो इसको बस सॉल्व करना रहेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 30 होता है 1/2, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं कुछ और क्वेश्चंस लेता हूं, ठीक है ना, बोर्ड इरेज कर। चलिए अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मान लेते हैं कि हमारे पास लेट्स से 2 वायर्स हैं, एक वायर ए है और एक वायर ए है, ठीक। दोनों में करंट ले लेते हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, पॉइंट पी है, इनके बीच का डिस्टेंस है मान लो 2d, ये भी d और ये भी d। दोनों में करंट है मान लो, इसमें 10 एम्पियर और इसमें मान लो 20 एम्पियर, तो करंट 10 एम्पियर और 20 एम्पियर करंट यहां पर है। अब पॉइंट P पर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? नेट मैग्नेटिक फील्ड। और दोनों वायर है इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, और B एट पॉइंट P कितना है वो निकाल दो, ऐसा पूछा, ठीक। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट वायर की बात करते हैं। इसको 1 नंबर कह देते हैं, इसको 2 नंबर कह देते हैं। तो पहले वाले वायर की वजह से हम P पर निकालेंगे, तो B1P कहते हैं, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई, और हमने फॉर्मूला पढ़ा है इनफाइनाइट वायर की वजह से होता है 2 पाई डी,
टू पाई डी। तो म्यू नॉट टू पाई, आई की जगह आ जाएगा 10 एम्पियर और डी कितना है, डी की जगह डी। ठीक है, अच्छा डी की भी कुछ वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से, चलो रहने दो, डी रहने दो, B1P है ना। ये हमारे पास आ गए। इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? अब डायरेक्शन क्या रहेगी आप सोचो। डायरेक्शन के लिए हम अंगूठे को खोलेंगे, अंगूठे को कहां रखेंगे, करंट की डायरेक्शन में, और उंगलियों को पॉइंट पी की तरफ कर्ल करेंगे, मोड़ेंगे, तो डायरेक्शन आ जाएगी इनवर्ड्स। इनवर्ड्स, तो इसकी डायरेक्शन आ गई इनवर्ड्स, इनवर्ड्स बोर्ड है ना, इनवर्ड्स टू बोर्ड, पेपर के अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, नाउ हम लोग बात करते हैं सेकंड वाले की, B2P। B2P, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन टू पाई, आई की जगह आ जाएगा 20 अपॉन डी, म्यू नॉट अपॉन टू पाई 20 अपॉन डी, ये हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस डी। अच्छा डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी? इसकी डायरेक्शन रहेगी, अगर हम लोग उंगलियों को, थंब को करंट के डायरेक्शन में, उंगली को पी की तरफ लाएंगे, अब यहां से ऐसे घुमाएंगे, इसके तार के पीछे से ऐसे आएगा, तो ये बाहर की तरफ आ रहा है, आ रहा है ना बाहर की तरफ, तो हो जाएगा आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स, अगर ये आउटवर्ड्स है, ये इनवर्ड्स है ना, मतलब इनवर्ड्स को हम दिखाते हैं क्रॉस से और आउटवर्ड्स को दिखाते हैं डॉट से। सोचो पॉइंट P पर, एट पॉइंट P देयर आर टू वेक्टर्स, एक बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ, मतलब मान लो कि B2 अगर इधर है तो B1 इधर होगा, ये है भाई B2 और B1 की स्थिति। B2 अगर इधर है तो B1 इधर होगा, तो उसको हम कैसे करेंगे, दोनों को नेट बी नेट निकालने के लिए हम लोग इनको माइनस कर देंगे, B2 माइनस B1। मैंने ज्यादा में से कम को माइनस किया है ताकि आंसर मेरा नेगेटिव नहीं है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता, अगर हमें अगर नहीं पता है कौन कम है कौन ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल माइनस कर देंगे, प्लस माइनस अपने आप बता देगा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में रहने वाला है, बेसिक वेक्टर है। तो यह आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन टू पाई डी, म्यू नॉट अपॉन टू पाई डी, म्यू नॉट अपॉन टू पाई डी, मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा, बचा 20 माइनस 10, तो आंसर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन टू पाई डी और ऊपर आ जाएगा 10, तो फाइनल आंसर आएगा 5 म्यू नॉट अपॉन पाई डी। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अच्छा इसकी डायरेक्शन कहां होगी? ऑफ कोर्स जहां पे ज्यादा वाले की है, ज्यादा वाला कहां है, आउटवर्ड्स, तो मैं इसको लिख दूंगा, ये डायरेक्शन है। एक डॉट लगाया ना, डॉट का मतलब बाहर की तरफ, डॉट और क्रॉस का मतलब क्या है समझो, अगर हम एक एरो लें, एरो, ये इस तरह से एरो होता है ना। अब एरो को अगर हम आगे से देखेंगे तो हमें एक टिप दिखेगी, टिप दिखेगी मतलब ये टिप हो गया, और अगर एरो की टेल देखेंगे, ये पीछे वाला हिस्सा, तो क्रॉस दिखेगा, तो क्रॉस हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से यहां पे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा, जैसे मान लेते हैं कि एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसकी साइड है मान लेते हैं एल साइड का एक स्क्वायर है। ठीक, इसमें करंट फ्लो कर रहा है लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, इट इज ए स्क्वायर ऑफ साइड एल, तो एल साइड का एक स्क्वायर है और इसमें करंट है एंटी क्लॉकवाइज आई। इसके सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? इसके सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो इसको निकालने के लिए देखिए आंसर तो आ जाएगा, बट जो बेसिक कंसेप्ट है पहले उसको समझते हैं, क्योंकि स्क्वायर की जगह अगर रेक्टेंगल हो गया तो आंसर बदल भी सकता है, तो इसलिए कंसेप्ट सीखते हैं। कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट ये कहता है कि भाई क्योंकि यहाँ पे लेंथ सेम है, करंट सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी सबकी वजह से सेम होगा। इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, पहले वो कैलकुलेट करते हैं, फिर बाकी की बात मैं समझाऊंगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से दो लाइन मिला देंगे। अब क्योंकि सेंटर का टोटल एंगल होता है 360, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, हाफ कर दूं, तो ये 45 और ये भी 45, तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा एक वायर की वजह से, वो आएगा म्यू नॉट अपॉन टू पाई डी
साइन 45 प्लस साइन 45, तो हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 2 पाई डी 1/√2 प्लस 1/√2, तो हो जाएगा 2/√2 यानी कि ऊपर √2 आ जाएगा, म्यू नोट अपॉन 2√2 पाई और ऊपर आ जाएगा 2 पाई ऊपर आ जाएगा √2, ऐसे ले लो। और आई भी तो आएगा, आई है ना, ये B1। अब एक वायर की वजह से इतना है तो बाकी वायर की वजह से भी इतना ही होगा, क्योंकि सिमेट्री है, ये भी सेम लेंथ, स्क्वायर है ना, तो लेंथ सारी सेम है, ये भी L है, तो एंगल भी सब सेम होंगे, तो सभी वायर की वजह से मैग्नीट्यूड तो इतना ही रहेगा, है ना। ये वायर 1, वायर 2, वायर 3, वायर 4। अब चेंज क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड ये है तो चेंज हो सकता है डायरेक्शन। अब सोचिए फर्स्ट वाले का करंट का डायरेक्शन इधर है, ये मार्क कर ले, करंट का डायरेक्शन इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी वजह से बाहर, करंट के डायरेक्शन में थंब को लेंगे और फिंगर को कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, पहले वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, दूसरे वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तीसरे वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, और चौथे वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, देखिए इसकी वजह से बाहर, इसकी वजह से बाहर, इसकी वजह से बाहर, इसकी वजह से भी बाहर, तो सबकी वजह से आउटवर्ड्स ही है, डायरेक्शन कितना है आउटवर्ड्स, तो सबका मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा, तो बी नेट जो आएगा वो आएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, यानी कि मैं लिख सकता हूं 4B, और B कितना है ये है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू म्यू नोट I√2 2 पाई और 2 पाई, ये कितना हो जाएगा, लेंथ कितनी है इसकी, ये डिस्टेंस आएगा L/2, D की जगह आएगा L/2, L/2 है ना, ये D है, ये टोटल L है, तो L का आधा L/2, L/2 आ गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, इस 2 से 2 गया, क्या बचेगा 4√2 म्यू नोट I अपॉन पाई L, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया टोटल इन चारों की वजह से। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे का समझते हैं।